लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था ना, वो स्टडी किया था। अभी थोड़े लेक्चर में वही चलेगा, मेन पार्ट वही है रिफ्रैक्शन का, ठीक है। तो एक पार्ट और इसका ना आज स्टडी कर लेते हैं, जो कोर्स में भी है और कंप्लीट पार्ट में भी काम आएगा, ठीक है। टॉपिक लिखो, एपेरेंट डेप्थ। एपेरेंट डेप्थ ओके। एपेरेंट डेप्थ क्या होता है तो समझते हैं, एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। ये अगर कभी देखा हो तो स्विमिंग पूल की अगर हम बात करें, उसमें स्विमिंग पूल में मान लो नीचे कोई स्विमिंग पूल के अंदर, ठीक है, टाइल्स है या कोई वो अंदर लाइट लगी हो, नोट किया हो तो वो जो लाइट या कोई ऑब्जेक्ट होता है, जो भी होता है, टाइल्स ले लो, वो पानी के थोड़ा ऊपर दिखती है या नीचे दिखती है या उतनी डेप्थ पे दिखता है? थोड़ा ऊपर दिखता है। मतलब सपोज ऐसे स्विमिंग पूल में लिखा हो, इधर ऐसे वॉल पे लिखा हो 10 फीट है डेप्थ, हम देखेंगे ऐसे ऊपर से 10 फीट जितना लगेगा, थोड़ा ऊपर लगेगा, मतलब 10 फीट से कोई शख्स हो ही नहीं सकता। तो देखिए थोड़ा ऊपर दिखता है, हमें ऐसा लगता है। जब हम पानी में जाएंगे तब हमें एक्चुअल में डेप्थ फील होती है, पर हम एयर से, ग्राउंड से अगर देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर है, सच में ऊपर नहीं, हमें ऐसा लग रहा है। तो वो डेप्थ क्या है, हमें लग रही है इतनी है, तो उस डेप्थ को क्या कहते हैं हम? एपेरेंट डेप्थ। मतलब कोई पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट वो पानी के अंदर हो और हम ऐसे एयर में से, ग्राउंड में से देख रहे हैं, तो पर्सन या ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा? छोटा, उससे एपेरेंट डेप्थ। अब सेम अगर उल्टा हम केस ले लें, पानी के अंदर हम है, स्विमिंग पूल के अंदर है, ठीक, पानी के अंदर है और हम एयर में देख रहे हैं, तो चीज क्या दिखेगी? दूर दिखेगी। या कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई पर्सन हो, सपोज 5 फीट का हो और मैं पानी में से उस पर्सन को देख रहा हूँ, तो पर्सन 5 फीट का नहीं दिखेगा, थोड़ा और लंबा। उसको भी हम क्या कहते हैं? एपेरेंट डेप्थ। ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं, फॉर्मूला और वो सब देखते हैं, ठीक है। पहले तो ऐसा क्यों होता है वो समझाते हैं। ये बाउंड्री है, ये यहाँ पे 2 मीडियम है। जनरली तो क्या होता है, यहाँ पे वाटर और एयर होता है, तो कोई भी मीडियम है। मान लो ये μ1 है, ये μ2 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल बना देते हैं, ठीक है। इधर डायग्राम में मैं अज्यूम कर रहा हूँ μ1 ज्यादा है μ2 से, इसका मतलब कौन सा डेंसर मीडियम है? μ1 डेंसर है, μ2 क्या है? रेयर। मतलब वाटर और एयर का केस ले सकते। ऑब्जर्वर यहाँ पे एग्जैक्ट ऊपर है ऑब्जेक्ट के, वो इसको देख रहे हैं। तो अब इमेज ड्रॉ करनी होगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था मिनिमम कितनी रे चाहिए, हमें 2 ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो ढंग से तुम्हें पता चलेगा। तो पहली तो रे है ना, सिंपल ही ले लेते हैं, ये डायरेक्ट जैसे जा रही है रे डायरेक्ट ही जाएगी, कुछ बेंडिंग नहीं होगा, नॉर्मल ही जाए। तो दूसरी रे थोड़ी एंगल पे ड्रॉ करते हैं, तो थोड़ी एंगल पे अगर ड्रॉ करें, देखिए रे यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं। अब इस केस में, अपने केस में, ये नॉर्मल से, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या दूर बेंड होगी? दूर। डेंसर से किस में जा रहे हैं? रेयर में। अगर रेयर में जाती है रे तो क्या है? अवे की तरफ बेंड होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ बना देते हैं कि थोड़ी यहाँ पे ऐसे चली, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें समझना है, ये जो रे है ना बहुत नजदीक है, ठीक है, बहुत नजदीक है। मतलब ये रे भी क्या ऑब्जर्वर की आंखों में ही जा रही है, ओके, ये रे भी ऑब्जर्वर की आंखों में ही जा रही है, पर वो डायग्राम में ढंग से बना नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या थोड़ा ढंग से बड़ा डायग्राम बनाया। बाकी ऐसा ही मानना ये दोनों रे ना बहुत नजदीक है, पैरेक्सियल जो हम कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों रे इसकी आंखों में जा रही है, तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये रे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? इधर इंटरसेक्ट हो रही है, ये 2 रे इधर इंटरसेक्ट हो रही है, कहाँ पे? इनको एक्सटेंड करो, ये और ये रे ऐसे इधर इंटरसेक्ट होगी,
तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मतलब ये बेसिकली क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ऑब्जर्वर को क्या दिखा, ये रे इधर से है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है ना, एक्चुअल में इधर दिखे, थोड़ा ऊपर दिखा ना उसको। ये जो डेप्थ है इसको हम क्या कहेंगे, रियल डेप्थ। ये जो एच है वो क्या है, रियल डेप्थ। पर ऑब्जर्वर को ये नहीं दिख रहा है, ऑब्जर्वर को तो ये दिख रहा है, इसको कुछ एच डैश दे देते हैं। इस एच डैश को क्या कहते हैं हम, एपेरेंट। इसका डिराइवेशन आता है ट्रिग्नोमेट्री, स्नेल्स लॉ, वो सब लगाना होता है, पर यहाँ पे काम नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछा है तो भी जरूरत नहीं। सिंपल ये डिराइवेशन, इधर ट्रिग्नोमेट्री और स्नेल्स लॉ लगाओगे ना तो आ जाएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, एच डैश हमें निकालना है, मेन इंटरेस्ट अपना उसमें क्या करता है, एच μ2 by μ1, ये फॉर्मूला होता है, h इक्वल टू h μ2 by μ1। ठीक है, ये वाला पार्ट। इसके बेस पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स और वो स्टडी करना। अच्छा एक मिनट, गलती कर दी, इसने बोला नहीं, मैंने अपने रिफ्रैक्टेड mu किया इधर, हमने रिफ्रैक्टेड इंडेक्स के लिए कौन सा सिंबल यूज किया, n। तो देखो वो बुक्स पे डिपेंड करता है, कई जगह n यूज करते हैं, कई जगह mu यूज करते हैं, कोई भी आ सकता है। तो एनसीईआरटी में अपना n दिया ना, तो मैं n ही रख रहा हूँ, बाकी म्यू भी बहुत दिया होता है, बहुत सारी जगह म्यू होता है, तो अब n फॉलो कर रहे हैं तो n ही लिखोगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कर देते हैं। ये ड्रॉ करो डायग्राम, कर लिया क्या ड्रॉ, ये फॉर्मूला भी लिख लो। लिखिए इसमें प्रॉब्लम जो हो सब भी करनी। ये H का मीनिंग लिखो, H क्या इधर, H रियल डेप्थ, H क्या रियल डेप्थ, H है अपना रियल डेप्थ। H डैश लिखो एपरेंट डेप्थ, H डैश जो है वो क्या है, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, N1 N2 का मीनिंग पता होना जरूरी है। N1 मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जहाँ पे ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, तो वो पॉइंट भी बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम्स में काम आएगा। N1 का मीनिंग लिखो, RI ऑफ मीडियम, RI ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट, RI ऑफ मीडियम
ऑफ ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखो इंसिडेंट रे, दूसरा मतलब वो भी समझ सकते हो, जहाँ पे इंसिडेंट होती है ना उधर n1 लिखना, और n2 का मीनिंग लिखो Ri of medium, Ri of medium of observer, Ri of medium of observer, ब्रैकेट में लिखो रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, ओके, ये मीनिंग लिखिए। इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज इधर बनी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं इतना शिफ्ट हुआ, तो जब शिफ्ट है उसको डेल्टा एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे फॉर्मूला के नीचे लिखो, शिफ्ट को कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट, लिखो नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट डेल्टा एक्स इक्वल टू, देखो नॉर्मल शिफ्ट का भी फॉर्मूला बना सकते हो, ये भी बहुत काम आएगा हमें। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला देखो कहाँ से आ सकता है, मैं h माइनस एच डैश लिख सकता हूँ जब नॉर्मल शिफ्ट होगा, तो h माइनस एच डैश का फॉर्मूला यहाँ पे डाल दो, तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, h 1 माइनस n2 बाई n1, ठीक, इसको एक बॉक्स बना दो जब नॉर्मल शिफ्ट है। देखिए ना, बस एक और पार्ट बाद में प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। अब देखो इधर ऑब्जर्वर है, सॉरी इधर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, बीच में मैं एक स्लैब डाल देता हूँ। अब इसमें भी क्या होगा, स्लैब की वजह से भी है ना ऐसा शिफ्ट मिलता है, मतलब ऑब्जेक्ट है ना इधर आप, मतलब इमेज यहाँ पे बने, ठीक है, ऑब्जर्वर को क्या लगेगा इतना दूर नहीं है, यहाँ पे इधर भी शिफ्ट होता है, ठीक है। वो शिफ्ट कैसे, वो भी देखो डायग्राम से ही समझ सकते हो, ये कहीं पे नहीं दिया होगा, कहीं पे पूछा भी नहीं होगा, तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें डायग्राम हमेशा ड्रॉ करो, हेल्प मिलती है। पहली रे सीधी बना दी, दूसरी रे थोड़ी एंगल पे बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे एयर है, ये ग्लास है, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ये याद हो तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, याद है वो क्या करिए लेटरल शिफ्ट, ये जैसी रे है वैसे ही ये रे जाएगी, तो इस ऑब्जर्व ये सेम, ये दोनों रे इसकी आंखों में जा रही है, ठीक है। इसका मतलब इस ऑब्जर्व को क्या लगेगा, ये दोनों रे कहाँ से आ रही है, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो इमेज कहाँ पे इधर, यहाँ पे क्या मिलता है, शिफ्ट मिलता है, ठीक है, वो ध्यान रखना, ओके। ये जो शिफ्ट है इसको भी नॉर्मल शिफ्ट ही करेंगे, यहाँ पे एफेरेंट डेप्थ जैसा निकालने की जरूरत नहीं है, शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्लैब हो तो शिफ्ट का यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, तो यहाँ पे लगाया एच की जगह इधर क्या है, टी, स्लैब की थिकनेस 1 माइनस आसपास एयर है, तो यहाँ पे उसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स 1, इसका n, यहाँ पे क्या लिख लो, इस स्लैब की वजह से होता है शिफ्ट, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो, मैं ड्रॉ करके लिख देना, when a slab is introduced, when a slab is introduced, when a slab is introduced, normal shift is observed, when a slab is introduced, normal shift is observed, ठीक है। और ये कर लो थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर, दोनों, हाँ दोनों है, दोनों है, हाँ वो स्लैब का आएगा है ना, तो वो चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है, यहाँ पे n1 है जो जहाँ मीडियम में होता
इसमें एग्जैक्ट चीज देखो, समझो इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये मेन क्या, ऑब्जर्वर को देखो, ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, ऑब्जर्वर के लिए इंसिडेंट रे कौन सी है ना, तो ये रे तो क्या इस मीडियम से आ रही है, तो उसके लिए n1 क्या होगा, n होगा, और n2 मतलब क्या है, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे हो वो तो 1 हो जाएगा, तो आगे वो डिराइव, हाँ ये डिराइव करना पड़ता है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना है, नॉर्मल शिफ्ट है, ये सब, ये 3 जो फॉर्मूला लिखवा है इसमें, ठीक है ना, शिफ्ट का ध्यान रखना, मेन पे शिफ्ट काम आता है, ठीक है, ये और ये करंट है, ये पूछा हो इधर से निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो मेन ये 2 फॉर्मूला काम है, ठीक है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी में भी सिमिलर है, कॉम्पिटिटिव में भी पूछेंगे, पूरा कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉ करो जी क्वेश्चन। चलिए ड्रॉ क्वेश्चन लिखो, फाइंड
apparent depth of the object, find apparent depth of the object and normal shift ठीक है। ये जहाँ पे ऑब्जर्वर ड्रॉ किया है ना उधर एयर लिख लो, ठीक है ना, एयर है, ऊपर एयर है, ओके, इधर लिक्विड है उधर एयर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखो रखा हुआ है, ठीक है, लिक्विड में रखा हुआ है। अब इसमें पहले तो मुझे ये बताओ ये फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, एच डैश वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एच डैश वाला जब डेटा लिखना पड़ेगा, मुझे एच बताओ पहले, तो एच कितना लिखोगे, या फिर खुद लिखो, एक बार खुद लिखो। हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है, इसे ग्रास्पिंग पावर चेक करना कैसे है, तुमने डायग्राम ड्रॉ किया पहला वाला, मीनिंग समझा, उसके बेस पे क्वेश्चन दिया है मैंने, मुझे एच लिख के बताओ कितना हो गया, एच लिखो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, एच लिखो, कितना लिखो। एच का मतलब क्या होता है, रियल डेप्थ। रियल डेप्थ 6 होगी, 40 होगी, 15 होगी। डेप्थ कहाँ से देखते हैं, सरफेस, जहाँ से देखते हैं, इधर से ऑब्जेक्ट कितना नीचे, 24। ऑब्जर्वर कहाँ पे है वो मत देखो, मतलब 15 मैटर नहीं करता, ये ऑब्जर्व नजदीक और दूर डजंट मैटर, सरफेस से ऑब्जेक्ट कितना वो मैटर करता है, उसको डेप्थ कहते हैं। हमने डायग्राम में वो ड्रॉ किया था, ठीक है ना। तो एच कितना आएगा, 24, एच 24 आएगा। N1 बोलो, N1 मतलब कितना, मीडियम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, N1 कितना होगा, 4/3, N2 1 एयर, ठीक है ना। नेक्स्ट कर लो, पूरा कर। क्या है एच डैश, एच डैश जो है, एच कितना होगा, 24, N2 कितना होगा, 1, ये कितना है, 4/3, कितना है एच डैश, 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, ऑब्जर्वर को ये 24 पे नहीं दिखेगा, यहाँ कहीं पे होगी इमेज, कितने पे दिखेगा, 18 पे, थोड़ा ऊपर दिखेगा ऑब्जर्व, ठीक है। और क्या पूछा है, शिफ्ट भी पूछा है, नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या, कितना ऊपर गए, तो उसके फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं, एकदम लॉजिक से कर सकते हैं, एच माइनस एच डैश कर सकते हैं। तो भी लिख लो, क्या होगा, डेल्टा एक्स जो है, क्या होगा, एच माइनस एच डैश, डेल्टा एक्स क्या होगा, एच माइनस एच डैश, कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, जितना शिफ्ट हुआ मतलब इतना ऊपर गया, ठीक है। सपोज इधर ऐसे आ भी सकता है, सपोज इधर माइनस आता तो नीचे, इसका मतलब क्या है, शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, मतलब उसके लिए ऑब्जर्व के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, दूर होता है, इधर नजदीक दिख रहा है थोड़ा, यहाँ पे क्या होता है, दूर होता है, दोनों पॉसिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a fish is at a depth of, a fish is at a depth of 36 meters. A fish is at a depth of 36 meters. ठीक है, full stop. A bird is directly above. A bird is directly above
at a height of is directly above at a height of 48 meters at a height of 48 meters from surface of water from surface of water from surface of water. ठीक है, RI of water लिखो, वाटर का रिफ्लेक्शन इंडेक्स दिया है, वो लिखो 4/3। RI of water कितना दिया हुआ है 4/3, ठीक है, कितना दिया हुआ है। दो पार्ट है इसमें, पहले पार्ट में लिखो how far does the fish appear, how far does the fish appear to the bird, how far does the fish appear to the bird, ठीक है, ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में उल्टा हो जाएगा, how far does the bird appear, how far does the bird appear to the fish, ठीक है, ये क्वेश्चन। इसका बेसिक डायग्राम बना सकते हैं, क्या है कि बाउंड्री ले लेते हैं, यहाँ पे है इधर वाटर, ठीक है, फिश का यहाँ कहीं पे डेप्थ पे होगी फिश, ये फिश मान लेते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है कितना है 36 मीटर, ठीक है, और बर्ड यहाँ कहीं पे है, ठीक है, ये बर्ड मान लेते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है 48 मीटर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब ये इतना दिया हुआ है, ठीक है, वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है 4/3 पहले पार्ट में, ठीक है। चेक करता हूँ किसको इंग्लिश आता है, बताओ कौन ऑब्जर्वर है कौन ऑब्जेक्ट है। पहले पार्ट में स्टेटमेंट लिखा है, हाउ फार डज द फिश अपीयर, मतलब फिश क्या है, फिश को देख रहे हैं, कौन देख रही है, बर्ड देख रहे हैं, मतलब बर्ड ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो साइकिल पर अपने आप सॉल्व, इसमें क्या वो एपरेंट एंटिटी स्टडी करना है, ठीक है। पहले पार्ट में H, N1, N2 सब देखो, क्या तो हाउ फार है ना, मतलब कितना दूर दिखेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा उसमें।
तो इसमें पहला जो पार्ट है, इसमें बर्ड क्या ऑब्जर्वर है और फिश ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूला लगाते हैं h dash इक्वल टू h n2 by n1। h का मतलब क्या, रियल डेप्थ। तो कहां से बाउंड्री से ही देखना है, वो तो ऑब्जेक्ट अपनी फिश है, तो क्या होगी रियल डेप्थ 36। n2 का मतलब क्या है, n2 का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर का मीडियम। जहाँ पे ऑब्जर्व होता है वो ऑब्जर्व एयर में क्या होगा 1। ये मतलब क्या, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये कितना है 4/3। कितना रहा इससे 27। मतलब फिश जो एक्चुअली यहाँ पे दिखेगी इधर 27। और यह का आंसर नहीं है, फिश के लिए कितनी दूर हुई, तो मतलब डिस्टेंस निकालना है। 48 तो है ऑलरेडी और 27 है, ठीक है ना। डिस्टेंस पूछा है इसमें, आंसर क्या आएगा 75 मीटर पहले पार्ट में, ठीक है ना। डिस्टेंस पूछा कितना दूर है। दूसरे केस में ऑब्जर्वर फिश है और यह अपना ऑब्जेक्ट है बर्ड। तो अब अगर फॉर्मूला लगाए h dash इक्वल टू, अब h क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट है तो बाउंड्री से ये देखो, ठीक है ना, बाउंड्री से ही मेजर करना है डेप्थ। तो कितना होगा 48। n2 बोलो, n2 मतलब कितना, मीनिंग दैट ऑब्जर्व का मीडियम, तो क्या वाटर है 4/3 और n1 जो है वो ऑब्जेक्ट का मीडियम, ऑब्जेक्ट अपना बर्ड है एयर में, तो क्या होगा 1। तो कितना रहेगा 64। इसका मतलब ये जो बर्ड पहले 48 पे थी, 48 पे नहीं लगेगी, ये थोड़ी और ऊपर लगेगी। कितने पे लगेगी ये 64 मीटर। तो फिश की नजरों में कितना दूर हुआ 36 तो था ही और 64 हो गया एपेरेंट की वजह से, क्या आएगा 100 मीटर। फिश को लगेगा कि बर्ड जो है वो 100 मीटर दूर, ठीक है ना। ऐसे ये स्टडी करना है, ठीक है, ध्यान दें। तो पता होना चाहिए, ये दो प्रॉब्लम इसलिए करवाए, फॉर्मूला तो एक ही है, कब डिस्टेंस कौन सा लेना है वो पता होना है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है। ओके, एक और बेसिक करते हैं, बाद में अलग टाइप भी करवाता हूँ इसमें। ये question लिखिए। So probably a question: how far does the object appear to the observer? How far does the object appear to the observer? ऐसा कोई केस है बीच में, अच्छा इधर दिया नहीं है, दोनों साइड एयर लिख लो, दोनों साइड स्लैब की दोनों तरफ एयर लिख लो ना, दिया मतलब बाय डिफॉल्ट एयर ही होता है, ठीक है। अगर ऐसे कभी भी स्लैब आ जाए ना, तो स्लैब के लिखा है अलग फॉर्मूला में, डायरेक्ट वो यूज करो, डायरेक्ट करो, और बस डायग्राम में ना इमेज बताना कहाँ पे हो रही,
इमेज कहाँ पे आएगी वो भी ड्रॉ करो। इसमें वो डेल्टा एक्स निकाला है, डेल्टा एक्स इक्वल टू t into 1 minus 1 by n t कितना होगा ये बताओ। t मतलब क्या, स्लैब का थिकनेस 20 दिया हुआ है, 1 minus 1 by n क्या होगा, स्लैब का ही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब डायग्राम में समझो 10 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर नजदीक लगेगा, तो ये तो 7 ही है। तो इसको क्या रहेगा कि स्लैब के अंदर यहाँ ये कितना होगा, एक्स्ट्रा 3 सेंटीमीटर है ना, ये पूरा 10 शिफ्ट हुआ, एक्स्ट्रा कितना 3 अंदर गया, तो डिस्टेंस जो है ये मुझे डिस्टेंस निकालना है डी। तो डी कितना होगा 5 तो है, प्लस ये कितना होगा 70, ठीक है। कितना दूर दिखेगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दूर लगेगा। ओके, ये बेसिक इसका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट ये ड्रॉ करो। करिए ड्रॉ। एक और क्वेश्चन, the object is viewed normally. The object is viewed normally from below. The object is viewed normally from below. Find its apparent depth. Find its apparent depth. ठीक है, इसमें 3
3 लेयर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे देखो ऑब्जेक्ट को ऊपर से नहीं देख रहा है, नीचे से देख रहा है, ठीक है। और इधर देखो 3 लेयर्स हैं, किस लेयर का असर होगा? नीचे की 2 का होना चाहिए ना, क्योंकि रेस देखो रेस हर जगह जाएगी, पर हम कहाँ से देख रहे हैं वो मैटर करता है, हम नीचे से देख रहे हैं, तो जो नीचे की 2 लेयर्स है उसका मैटर करेगा, ठीक है ना। अब इसमें मुझे बताना मत, खुद ही सोचना है, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन पूछा एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगाओगे, शिफ्ट का फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, इसमें कुछ जजमेंट तुम्हें लेना है, ठीक है। प्रॉब्लम करवाया मैंने, इसको कंबाइन किया, ठीक है। सोचो क्या करोगे, करो ट्राई, कैसे ट्रीट करना चाहिए। क्वेश्चन नॉर्मल है तो तो डिसाइड किया कौन सा लगाओगे। ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये 2 स्लैब का गिनना है। अब इसमें एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगा है, शिफ्ट का फॉर्मूला लगा है, क्या लगा है? ये देखो 2 स्लैब्स है, भाई इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी। इसमें क्या करना होता है, अगर देखो एपरेंट डेप्थ वाला लगाओगे ना तो भी कर सकते हो, पर इसमें देखो अगर इधर से स्टडी करोगे रे को तो N1 N2 फिर ये दोनों हो जाएंगे, फिर बाद में वापस इधर के लिए सॉल्व करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। फिजिक्स में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर, वो बहुत काम की चीज है वो फिजिक्स में। क्या कहता है वो प्रिंसिपल? ये 2 स्लैब है ना, अलग अलग स्टडी कर लो। पहले सिर्फ मान लो ये स्लैब है, इधर ये नहीं है, तो ये स्लैब है, आसपास क्या हो गया, एयर होगी, तो उसके अंदर शिफ्ट निकाल सकते हो। नॉर्मल शिफ्ट स्लैब का अभी हमने पढ़ा, तो उसका नॉर्मल शिफ्ट लिखो। जिन्होंने स्लैब से सॉल्व किया ठीक है, वो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो इसमें नॉर्मल शिफ्ट ड्यू टू फर्स्ट स्लैब, नॉर्मल शिफ्ट ड्यू टू फर्स्ट स्लैब। डेल्टा x1 इक्वल टू, वो फॉर्मूला लिखो, डेल्टा x1 इक्वल टू क्या होगा, T1 ब्रैकेट में, डेल्टा x1 इक्वल टू T1 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय N1, ठीक है। डेल्टा x1 इक्वल टू T1, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय N1। T1 कितना डालोगे, स्लैब फर्स्ट स्लैब में ये वाला कितना डालोगे 10, और N1 कितना डालोगे 2.5 डाल, निकालो डेल्टा x1। डेल्टा x1 जाएगा T1 1 माइनस 1 बाय N1। T1 कितना है 10, 1 माइनस 1 बाय 2.5, कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर 6 का शिफ्ट आएगा इसके ऊपर। अब वो सेम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकाल दिया गया। अब क्या करना है तुम्हें, ये दूसरा स्लैब, अब ये वाला जो स्लैब है उसको हटा दो, अब ये स्लैब रखो,
तो इधर क्या होगा एस, यहाँ पे भी क्या होगी एस, ऑब्जेक्ट उधर का उधर रखना है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन में। पहले सिर्फ इसका स्टडी किया, अब सिर्फ इसका स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इधर ही है, यहाँ पे ये स्लैब आ गया, तो सेम इस फॉर्मूला से दूसरा शिफ्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं। ऐसे लिखना पर डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 - 1/2, ठीक है, दूसरा शिफ्ट निकालो। क्या है डेल्टा 10 सेंटीमीटर आ रहा है, ये कितना है 30 डालोगे, अब दूसरे की थिकनेस 1 - 1/1.5, ये कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब दूसरे की वजह से 10 सेंटीमीटर का शिफ्ट आ है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फाइनली क्या कहता है, दोनों को अगर कंबाइन करना हो तो दोनों का जो असर आया उसको ऐड कर दो, स्केलर हो तो स्केलर की तरह ऐड करना, वेक्टर हो तो वेक्टर की तरह ऐड। ये अपना क्या है स्केलर, डायरेक्ट ऐड कर दो, ओवरऑल शिफ्ट कितना हुआ 16 सेंटीमीटर, टोटल शिफ्ट डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर ये नहीं हुआ है, बताओ इधर पहले तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ये 10 है, ये 30 है, अपना शिफ्ट 16 सेंटीमीटर होगा, मतलब कौन से स्लैब में दिखेगा, ये वाले स्लैब में दिखेगा, यहाँ कहीं पे इमेज होगी, ये 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोलो एपरेंट डेप्थ, मतलब ये निकालना है, ये एच डैश ये निकालना है, निकालो कितना आएगा ये टोटल पूरा 40 है, ये 16 है, एच डैश कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये उसकी डेप्थ होगी। स्लैब क्या तो भी बेसिकली है ना, देखो तो भी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही लगता है कि मतलब इसमें और दो तरीके, इसको हटा दो सिर्फ इसका एपरेंट डेप्थ निकालो, इसको हटा दो सिर्फ इसका एपरेंट डेप्थ निकालो, दोनों को ऐड करोगे ना डायरेक्ट आ जाएगा 24। एवरेज नहीं होता इसमें क्या होता है, अगर सपोज ऐसे रे आ रही है तो तो इधर से, तो अगर ऐसे सॉल्व करना हो एक साथ ही तो फिर वो फॉर्मूला लगेगा n1 n2 हाँ, तो वो करना है बाद में, वापस इधर से लगाना है, रे इधर से भी निकल रही है ना, तो इधर भी वापस फॉर्मूला लगाओ तो हो जाएगा, वो डायरेक्ट फाइनल आंसर आ जाएगा। पर वो नहीं एग्जैक्ट आएगा, चाहिए तो वापस रिफर करो ना, वो तो क्लास के बाद मैं बता देता हूँ, पर वो है ना बहुत ध्यान से करना, उसमें विजुअलाइजेशन बहुत काम है, ट्राई करो रे डायग्राम ड्रॉ करके, उससे हो रहा वेल एंड गुड, ना हो तो मुझे बता दें, मैं करके देता हूँ ये अप्रोच, ठीक है। ये ध्यान रखना मल्टीपल स्लैब है ना, क्या कैसे करते हैं, ठीक है। एक और चलो ऐसा ही कुछ दे रहा हूँ प्रॉब्लम, बहुत ट्राई करो। ओके ड्रॉ करो, चलिए ड्रॉ। ओके लिखो द ऑब्जेक्ट
इधर यहाँ पे एक पॉइंट बना, कॉइन, कुछ कॉइन, ठीक, यहाँ पे बॉटल कॉइन। लिखो स्टेटमेंट, द कॉइन इज व्यूड फ्रॉम एयर, द कॉइन इज व्यूड फ्रॉम एयर under normal vision, under normal vision. Its apparent depth is alpha by 4 centimeters. Its apparent depth is alpha by 4 centimeters. Alpha by 4 centimeters. ठीक है, find alpha. Find alpha. ओके, हो गया 31 आ रहा है क्या? इसमें भी क्या वो जो लास्ट प्रॉब्लम जैसा ही है ना, ये क्या लगेगा इसमें? पहले वाले का ध्यान दो, यहाँ पे इसका शिफ्ट निकाले सबसे नीचे वाले का, तो उसका शिफ्ट कितना होगा? डेल्टा x1 इक्वल टू T1 कितना आएगा? 6, 1 माइनस 1 बाई n कितना आएगा? 8/5। क्या रही 9/4 सेंटीमीटर। दूसरे का शिफ्ट निकालिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब सिर्फ इस स्टेप पे फोकस करो, इधर एर आ गई है, हटा दो, अब सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं। तो 6 1 माइनस 1 बाई n 3/2 कितना रहे? 2 सेंटीमीटर। तो टोटल शिफ्ट कितना
कितना 9/4 + 2 कितना होगा 17/4 सेंटीमीटर। पर ये अपना आंसर नहीं है, एफरेंट डेप्थ पूछा है। 17/4 मतलब इमेज क्या कहीं पे बन रही है, तो ये पूछा है एफरेंट डेप्थ एच डैश। हमने जो निकाला वो तो शिफ्ट निकाला, तो एच डैश निकालना है, तो एच डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, एच माइनस डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, तो ये 12 माइनस 17/4 कितना आ जाएगा, ये 31/4। और ये 31/4 ही क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, अल्फा/4, मतलब अल्फा कितना है 31 आया था क्या ये आंसर, अल्फा कितना है 31, ठीक है ना। ये अलग देखो, कुछ अलग नहीं था इसमें, शिफ्ट से ही स्टडी किया, ठीक है ना। देख लो ये 0/24 क्वेश्चन था, 0/24। ठीक है, ये पार्ट एक देख लिया शिफ्ट वाला। अब है ना एक और छोटा सा टॉपिक है, वो स्टडी कर लेते हैं। वो बोर्ड के लिए भी काम का है, कंपटीशन में भी काम आएगा ही। लिखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब समझाता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम पे ध्यान दो। ऑब्जेक्ट देखो दो मीडियम है, यहाँ पे मैंने एनडी लिखा हुआ है, एनआर मतलब ये डेंसर मीडियम है, ये रेडर मीडियम है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली एनडी की वैल्यू ज्यादा होगी। ऑब्जेक्ट को मैंने कौन से मीडियम में रखा है, बहुत जरूरी पॉइंट है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है पहले केस में, नॉर्मली एकदम जा रही है, तो ये तो सीधी जाएगी। अब दूसरी रे थोड़े एंगल पे बनाते हैं। अब रे बोलो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे रेडर में जा रही है तो थोड़ा ऐसे अवे जाएगी, ये कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई। अब एक और रे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये एंगल इससे ज्यादा है कम, ज्यादा एंगल ज्यादा है, और अवे जाएगी या नॉर्मल और अवे जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है, और अवे जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे अब इधर देखो और बढ़ गया एंगल, तो इसका मतलब ये अवे ही होते जा रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जहाँ पे ये कौन सी रे रिफ्रैक्टेड, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा इधर जहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे ना एकदम ऐसे पैरेलल हो जाए, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इधर आ कितना हो जाए 90। तो ये जो एंगल होता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है 90 डिग्री। अब इधर अपना काम खत्म नहीं हुआ है, सपोज मैं और एंगल बढ़ा हूँ, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 80 से ज्यादा है। अब इसमें क्या होगा, 90 से ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो नहीं सकता। तो एक स्पेशल केस आता है, क्या होता है पता है, सारी रे है ना रिफ्लेक्ट होता है, अब रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ये रे इधर आ रही है वापिस इधर ही बाउंस हो। ऐसा क्यों होता है ना, उसका रीजन पूरा उसका अलग से क्या कहते हैं स्टडी करना होता है, पर अभी के लिए बेसिक बताते हैं। उसका रीजन है ना, एक वेव्स है, वेव्स का टॉपिक थोड़ा पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खास करके, क्योंकि लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इधर बेसिकली क्या रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस है, अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हो तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो नाम कहाँ से है, रिफ्लेक्शन तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। टोटल इंटरनल, टोटल क्यों आता है, जितनी भी रे होती है, इसका आ गया ये कंडीशन अप्लाई हो, जितनी भी रे इधर आएगी
सभी क्या होगी रिफ्लेक्ट है, एक भी इधर नहीं जाएगी, सब रिफ्लेक्ट। ये वाली जा सकती है, इसमें क्रिटिकल एंगल नहीं है, इधर पास हो रहा है वो सभी रे क्या है रिफ्लेक्ट, इसलिए टोटल वर्ड है। इंटरनल क्यों है, अंदर ही आ रही है, ठीक है, इसलिए टर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, बाहर नहीं जा रही इस प्रोसेस को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दो डेफिनेशन आते हैं, क्रिटिकल का और ये टोटल इंटरनल का, वो पहले लिखवा देता हूँ, ठीक है, काम को पहले ना डायग्राम को और नो डेफिनेशन लिखवा दिया। लेकिन रीजन तो आपको समझ में पड़े, वेव्स EM वेव्स एक टॉपिक आता है, वेव नो नेचर समझવાનું એટલે આમ નહીં હોય 11th માં આપણે વેવ નો કન્સેપ્ટ આવી ગયો એટલે થોડું લાંબુ છે। हो गया क्या? इसमें डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, डायग्राम के नीचे लिखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम such that the angle of refraction, such that the angle of refraction in rarer medium, angle of refraction in rarer medium is 90 degrees. Angle of refraction in rarer medium is 90 degrees, is called critical angle, is called critical angle, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो IC, critical angle IC, ठीक है।
और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका डेफिनेशन लिखा है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, when incident ray has angle of incidence, when incident ray has angle of incidence greater than the critical angle, when incident ray has angle of incidence greater than critical angle in the denser medium, greater than the critical angle in the denser medium, comma, all the rays are reflected back, all the rays are reflected back to the denser medium, all the rays are reflected back to the denser medium. Okay, full stop. This phenomenon is called total internal reflection. This phenomenon is called total internal reflection. Total internal reflection. ठीक है, ये होता है. ये एक पार्ट हो गया. अब इसका छोटा सा डिराइवेशन ये बोर्ड में आ सकता है. इसका डिराइवेशन वो देख लेते, बहुत ही सिंपल है. जहाँ पे आईसी लिखा है ना डायग्राम में, उधर स्नेल्स लॉ बस लगाना है, एकदम इजीली हो जाएगा. ठीक है, लिखो नेक्स्ट लाइन में, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द बाउंड्री, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ at the boundary. तो पहले तो स्नेल्स लॉ लिख लो, u1 sin i equal to u2 sin r, sorry n1 sin i equal to n2 sin r. ठीक है ना, स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं. ओके, n1 sin i equal to n2 sin r. ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाना, बस सब वैल्यू डालने क्रिटिकल एंगल पे. नीचे लिखो एट क्रिटिकल एंगल, at critical angle I equal to क्या होगा, IC, I equal to IC, R equal to 90 डिग्री, R equal to 90 डिग्री. N1 किसके बराबर होगा, ND या NR? इंसिडेंस से देखना है ना. क्या होगा, ND, N1 equal to ND, N2 equal to NR, N2 equal to NR. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो NR सॉरी ND हो जाएगा. ND sin IC इक्वल टू क्या लिखेंगे, NR sin 90. तो ND sin IC इक्वल टू क्या हो गया, NR से हो जाएगा. तो sin IC किसके बराबर है, NR by ND. तो चलिए इतना ही लिखोगे तो इधर से IC मिल जाएगा. ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल. sin IC इक्वल टू क्या है, NR by NC. देख लिया ये. इसमें एनसीईआरटी में ना NR ND ऐसा नहीं, एनसीईआरटी में एकदम सिंपल पार्ट होगा. ये जो एरर मीडियम है ना वो एयर दिया होता है,
तो उसके लिए भी लिखवा देता हूँ, शायद डिराइवेशन है तो इसके आगे थोड़ा एक्स्ट्रा और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये पूरा चलेगा, बस छोटा सा ऐड कर दो, कंजम्पशन लिखो। इफ रेयर मीडियम इज एयर, if rarer medium is air, if rarer medium is air, then nr equal to क्या होगा, 1 हो जाएगा, nr equal to 1 और nd equal to n ले लो, nd equal to n, तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin equal to 1 by n, इस पे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, मेन तो अपना nr nd वाला है, ठीक है ना, एक अपना रिजल्ट है। ठीक है, इसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है, और ये इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे, आगे काम आएगा ये, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। ओके, ड्रॉ करो, क्या क्वेश्चन है। चलिए ड्रॉ। ओके, स्टेटमेंट लिखो। The incident ray after refraction, incident ray after refraction travels parallel to the surface of liquid, travels parallel to the surface of liquid, travels parallel to the surface of liquid, ठीक है, full stop। Find speed of light, find speed of light in the liquid, find speed of light in the liquid, ठीक है। ट्राई खुद ही करो, बस मुझे ना रे डायग्राम बना के बताओ। ऑब्जेक्ट देखो ऐसे कॉर्नर पे रखा हुआ है वेसल में, ठीक है, इंसिडेंट रे ड्रॉ करके दिए, रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, उधर प्रॉपरली ढंग से बनाओ डायग्राम। ये ड्रॉ क्या होगा इसमें, ये नॉर्मल ड्रॉ करना है, इसे नॉर्मल बनाओ, बताओ रे कैसे जाएगी, जैसे सरफेस क्या लग जाएगी, तो इसका मतलब कुछ क्लिक हो रहा है, उसके बाद
कौन सा केस हुआ ये? क्रिटिकल का केस हुआ। ये 90 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल है वो क्या होगा? आईसी लिख सकते हैं, ये आईसी है। अब ट्राई करो सॉल्व करके, कितना इसमें दिया होगा, ठीक है ना? हो जाएगा। इससे देखो स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, इसका मतलब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एन ले ले, कौन सा साइन आईसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या होगा? एनआर बाई एनडी। यहाँ पे आईसी पता चल सकता है? 30 40 दिया तो हिंट है कि ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ये 30 और 40 ये एंगल बता सकते हो? 37। तो आईसी भी कितना होगा? 37 होगा। एनआर बोलो 1 एल, एनडी को एन ले लेते हैं, तो इधर साइन 31 कितना होता है? 3/5, कितना हो जाएगा? 5/3। एन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन में पता है C/V, तो C/V इक्वल टू 5/3। C की वैल्यू भी पता है, तो V कितना आ जाएगा? 1.8 ये आ गए अपने स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन बोर्ड के ना एमसीक्यू में ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है, और खास करके सीबीएसई में। गुजरात बोर्ड में तो नहीं आएगा, उसमें तो एनसीईआरटी बेस भी आता है, पर सीबीएसई में डाल सकते हैं क्वेश्चन। आईसीएसई में इससे तो आएगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो luminous object S, a luminous object S is kept at the bottom of a very large pool containing liquid, containing a liquid of refractive index n, up to depth h, ठीक है, फुल स्टॉप।
the refracted ray come out only from a circular region of the liquid surface, ठीक है, full stop. Find the radius and the area of that circle. ये साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इसमें पहले तो क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए बहुत बड़ा पूल है, ठीक है, इसमें लिक्विड फिल की है h डेप्थ तक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एयर है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लुमिनस मतलब क्या, लाइट है, सब इसे ऐसा मान सकते हैं, छोटा सा बल्ब लगाया, ठीक है। अब इसमें और क्या दिया हुआ है, ये पहला स्टेटमेंट, और क्या दिया है कि इधर जो लाइट जो बाहर निकल रही है वो हर जगह से बाहर नहीं निकल रही, क्या दिया है कि सर्कुलर रीजन से ही निकल रही है। अब ऐसा क्यों होता है वो एक बार समझते हैं। ये ऐसे हर जगह लाइट एमिट कर रहे हैं, पहले एक लाइट नॉर्मली लेते हैं सीधी, तो ये जो लाइट है वो तो सीधी ही जाने वाली है, कोई बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ी और बेंड करवाते हैं, तब वो थोड़े एंगल पे जा रही है, इस केस में क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बोलो क्लियर है। अब रे इधर भी हर जगह से रे आ रही है, अब मैं एक रे ऐसी ले रहा हूँ जिसमें ये एंगल आईसी है, अब रे कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, इससे थोड़ा भी ज्यादा एंगल, मैं थोड़ा इधर बढ़ा रहा हूँ, क्या होगा, इंटर रिफ्लेक्शन सेम इस तरह होगा सिमेट्री से। तो मैं वापस पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आईसी तक ले रहा हूँ, इधर भी रे बाद में क्या हो जाएगी, सब चली जाएगी। तो इधर मुझे बताओ, जो रे बाहर निकल रही है, ठीक है, एयर में जो निकल रही है वो इतने पार्ट में से निकल रही है, बोलो उसके आगे क्यों नहीं निकल पा रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि आईसी से ज्यादा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इतने पार्ट में से रे बाहर निकल पाएगी। अब 3D में विजुअलाइज करो, ये तो फ्लैट डायग्राम है, 3D में विजुअलाइज करो, पूरा कोन बनेगा, ये जो पार्ट है वो पूरा क्या है, सर्कल बनेगा, इतने ही पार्ट में से क्या है, रेज बाहर निकले, बाकी सब पार्ट में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। तो इसका भी क्या रेडियस निकालना है, ये ऐसे सर्कल बनेगा, तो ये होगा रेडियस, देखो 4 ले लेते हैं, ये हमें निकालना है, ठीक है। इसमें ये h है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ है, मतलब तुम्हारा आंसर h और n के टर्म्स में आना चाहिए। ये ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है, तो इधर भी क्या ट्रिग्नोमेट्री लगने वाली, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो, निकालेंगे, डायग्राम ड्रॉ कर दो, थोड़ा सोचो कैसे निकाल, सिंपल है इधर भी।
ये जो है ये हाँ तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, दो तरफ आ रहे हैं। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये आईसी है, इसको भी आईसी लिख सकते हैं। अब मुझे आर निकालना है। देखो ये आर है, ये इसको एच लिख सकते हैं। अब हमें फॉर्मूला पता है, साइन आईसी का फॉर्मूला पता है। अगर एन है तो साइन आईसी को क्या 1/n लिख सकते हैं। इस ट्राइंगल से भी साइन आईसी निकाल सकते हो। ये आर है, ये एच है, ये हाइपोटेन्यूस कितना होगा r² + h²। तो साइन आईसी बताओ क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन आईसी क्या हो जाएगा, r/√r² + h²। दो को इक्वेट कर दो, 1/n = r/√r² + h²। अब इसको सॉल्व करना है, एकदम सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं। या अंडर रूट तो देखने दो, क्या करो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो 1/n² = r² + h²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व करना है। r² + h² तो क्या आ जाएगा, n² r²। मुझे r चाहिए ना, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ, इधर लिख सकते हो h/√n² - ये r आ जाएगा। ठीक है, ये रेडियस आएगा। एरिया भी पूछा, एरिया तो निकाल दोगे ना, πr²। ठीक है ना, तो वो तो आ जाएगा एरिया। ये क्वेश्चन था ना, 4 मार्क कर देना। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, जनरली मेन एडवांस हर जगह आपको गए। ठीक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी अच्छा कंसेप्ट है, इसमें स्टडी करना है। ठीक है, याद रखना। ओके, ये इतना देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन ही पढ़ेंगे, पर अलग टाइप आएगा, लेंस, स्फीयर, वो सब आएगा इसमें। ठीक है ना, वो सब स्टडी